सबसे ज़्यादा काम किया। तो माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास और महिलाएं, वो बाबा साहब ने सबके लिए काम किया। और इसका जीता जागता जो हमारे पास एक साक्ष्य है वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम क्लास में पढ़ाते हैं, उसको परिभाषित करते हैं एक टेक्निकल तरीके से। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रिस्क्राइब्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी फॉर द citizens as well as provides about the duties of the government and three organs of the government and their working effectively in the country। इसको हम एक टेक्निकल भाषा में क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन सिंपल सी भाषा है कि जो मैं संविधान का प्रोफेसर होने के नाते मुझे उस परिभाषा का नहीं पता था। और ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है। मैं एक मीटिंग घरौंडा लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ एक पुराना अपने बहुजन समाज पार्टी का पुराना जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह हसनपुर से हैं। उन्होंने ये जब बताई तो मैंने तुरंत कैच किया इस चीज को। उन्होंने कहा कि संविधान जो है वो 2 शब्दों का मेल है। एक आम भाषा में आम व्यक्ति को समझाने के लिए सम प्लस विधान। सम मीन समानता, विधान मतलब कानून। समानता का अगर कोई कानून है तो उसको हम संविधान कहते हैं। मैं अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज के माध्यम से ये डेफिनेशन मेरे पास नहीं थी, लेकिन हमारे उन साथी ने वो भी मेरे को ऐड कर दी ताकि ये एक आम आदमी को जब हम बताते हैं तो उसको बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं। तो ये जो समता का जो विधान है इस भारत में जब से लागू हुआ, उससे पहले इस भारत में ब्रिटिश संविधान लागू था जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलते हैं। उससे पहले एक और संविधान लागू था जिसको मनुस्मृति बोलते हैं। तो मनुस्मृति में क्या थी नहीं थी वो चीजें कभी फिर लंबा टाइम होगा तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो संविधान है इसमें हमारे लिए क्या है। हम इस संविधान जागृति कार्यक्रम के तहत इसको लेकर के पूरे भारत में शुरुआत करें। हरियाणा से पहले शुरुआत हुई है, पूरे भारत में ये कार्यक्रम जाएगा। तो उस संविधान में ऐसा क्या लिखा है जिसके लिए बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके और इस देश को इतना अच्छा संविधान दिया। संविधान में जब बाबा साहब ने संविधान तैयार किया और फाइनली इसको संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, तो उस समय बाबा साहब के साथ सी राजगोपालाचारी की आप फोटो देखते हैं और उनके साथ कृपलानी की फोटो आप देखते हैं। तो उस समय जब बाबा साहब ने ये संविधान सौंपा तो बाबा साहब की मुख मुद्रा को देखते हुए कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आज आप कुछ खुश नजर आ रहे हैं। आमतौर पर बाबा साहब कभी देखिए बुद्ध की है, महात्मा ज्योतिबा फुले की है, गुरु रविदास जी की है, वाल्मीकि जी की है या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है, कोई फोटो आपकी इन महापुरुषों की कोई हंसते हुए फोटो आपको नहीं मिलेगी। मतलब जब भी आपको फोटो दिखेगी तो गहन मुद्रा में चिंतनशील विचारशील ही आपको इनकी फोटो दिखेगी। लेकिन उस दिन बाबा साहब थोड़ा सा खुश थे। तो बाबा साहब का खुश होने का जो उद्देश्य था या जिस बेस के ऊपर वो खुश थे वो बाबा साहब ने क्लियर किया कि भाई हाँ मैं आज कुछ खुश हूं क्योंकि मैंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया है जिसके माध्यम से आज मैंने इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया है। और जो ये लोकतंत्र है ये जो 25 नवंबर 1949 का जो मैंने अंतिम भाषण बताया उसको पढ़ेंगे तो आप उसको उसी में क्लियर हो जाता है कि मैंने ये लोकतंत्र जो है तथागत गौतम बुद्ध से लिया है। और बुद्ध के समय संसद होती थी, बैलेट पेपर्स होते थे, वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती थी, काउंटिंग होती थी, व्हिप होती थी, इवन रेस्ट जुडिकेटा तक का प्रोविजन था। तो ये मैंने वहां से लिया है और आज इसके माध्यम से मैंने एक लोकतंत्र स्थापित किया है जिसमें मैंने हर आदमी को वोट का अधिकार दिया है। और उस वोट के अधिकार के माध्यम से मैंने आज उस व्यवस्था को खत्म कर दिया जिस व्यवस्था में राजा रानी के पेट से युवराज के तौर पे पैदा होता था। मैंने उस रानी का जो ऑपरेशन कर दिया, मैंने उसकी रानी की नसबंदी कर दी। अब राजा जो है इस देश में रानी के पेट से युवराज के तौर पर पैदा नहीं होगा, अब राजा मत पेटियों से पैदा होगा। तो मत पेटी जो आज ईवीएम का रूप ले चुकी हैं। और ये अलग बात है कि कुछ पार्टियां कुछ व्यक्ति ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन सवाल वाजिब है उनके,
उनके अपनी तरफ से सवाल वाजिब हैं, लेकिन हमने अभी 25 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने एक ट्वीट किया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रकाश अम्बेडकर जी को मैंने टैग किया है। तो उसमें हमने एक सजेशन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, आपके ईवीएम सिस्टम पे हर बार लोग क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब या तो गड़बड़ी है या लोग समझ नहीं पा रहे। तो हमने उसमें सजेशन ये दी कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट लगी हुई है, अब हम वीवीपैट में अपनी पहले वोट कास्ट करते हैं, फिर अब वीवीपैट में निशान दिखता है और फिर वो वापस चला जाता है। तो ये जो व्यवस्था है, आप कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़े, लेकिन ये आपका अधूरा काम है, इसको आप पूरा कर सकते हैं। आप ऐसा करिए कि जो ईवीएम में जो पर्ची दिखाई देती है, वो उसके लिए मतदाता को अधिकार दीजिए कि वो उस ईवीएम की पर्ची जैसे दिखे, वो बाहर आए, उसको फाड़े, उस पर्ची को ले ले और एक सेंट्रल पॉइंट पे जहां पहले वोटिंग के लिए बैलेट बॉक्स रखा जाता था, उस बैलेट बॉक्स में जाके वो पर्ची डाल दे। और काउंटिंग के दिन कंट्रोल यूनिट से काउंटिंग ना हो, काउंटिंग हो उस बैलेट बॉक्स से। तो इससे 100% एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और आपका इकोनॉमिक जो सिस्टम है, जो आप कहते हैं कि भाई अगर हम दूसरी व्यवस्था लेके आएंगे तो नई चीजें खरीदनी पड़ेंगी, ये कर, वो भी मेंटेन रहेगा और आपकी एक स्थिरता आ जाएगी, जो लोगों के क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। अब इस बात को देखना है कि क्योंकि बैलेट बॉक्स से, बाबा साहब कहते थे बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा, और ईवीएम में कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही मान सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन एक ये सजेशन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान लेता है तो एक फिर 100% ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, फिर उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बाबा साहब ने लोकतंत्र स्थापित किया। तो अब इस टाइम जब बाबा साहब ने ये चीजें कही, ईवीएम वाली मैंने खुद जोड़ी है, ईवीएम वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मत पेटी से राजा बनेगा, तब जेबी कृपलानी ने फिर वहां एक क्वेश्चन बाबा साहब को किया कि आप कहते हैं कि मैंने इनको वोट का अधिकार दे दिया, सब लोग अपने वोट के अधिकार से राजा बनाएंगे, लेकिन हम इनकी औकात जानते हैं इन सब की, आपके जो जिन लोगों को आपने वोट का अधिकार दिया है, हम इनको वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे। देखिए 1932 में जब पुनः पैक्ट साइन होता है 24 सितंबर 1932 को, उस दिन से वयस्क मताधिकार कानूनी तौर पे एक आता है। उस दिन जब ये वयस्क मताधिकार मिला, उससे पहले जो है 1918 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ब्रिटेन गए और वहां जब उन्होंने देखा 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उसकी विभीषिकाओं से क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन के नागरिक थे और जो जर्मनी या दूसरे देशों में युद्ध के लिए गए थे, तो वो जब वहां गए तो वापिस आए तो उनका घर जो है ना वहां भी तहस नहस हो गया था, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं थी। तो एक कॉमन क्वेश्चन उठा कि हाउ टू आइडेंटिफाई, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन कहाँ रहता था और इनको वोट का अधिकार दिया जाए। तो उनके लिए एक एजिटेशन हुआ। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये चीजें मान ली कि इन सबको वोटिंग राइट देंगे, लेकिन वीमेन को नहीं देंगे। 1918 में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1918 पास हुआ ब्रिटेन में, और उस एक्ट के बाद वहां के मैन को वयस्क मताधिकार दिया गया था। बाबा साहब उसको वहां रह करके उस चीज को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उसके बाद इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में एजिटेशन हुआ कि वीमेन को भी दिया जाए, और उसके 10 साल बाद 1928 में वो इंग्लैंड में भी वीमेन के लिए वयस्क मताधिकार दे दिया गया। तो ये सारी चीजें बाबा साहब क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जब 1918 में बाबा साहब वहां थे तो एजिटेशन उन्होंने देखा था कि वहां राइट टू वोट के लिए, वयस्क मताधिकार के, अडल्ट सफरेज के लिए वहां एजिटेशन हुआ। वो चीज बाबा साहब ने यहां डिमांड कर दी कि ये ऐसा तो मेरे भारत में भी होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या था, इस भारत में जो वोटिंग जो सिस्टम था उसमें 3 तरह के लोगों को वोट का अधिकार था, बाकी को नहीं। एक तो जो ग्रेजुएट थे उनको वोटिंग अधिकार, कभी आप 27 जनवरी 1919 का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साउथ बोरो कमेटी को दिया हुआ जो साक्ष्य है, एविडेंस जो है, ये वॉल्यूम नंबर 1 में आप इसको पढ़ सकते हैं, राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम नंबर 1 में।
वो आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि केवल 3 प्रकार के लोगों को वोटिंग राइट था। सबसे पहले ग्रेजुएट, उसके बाद जो है जो इनकम टैक्स पे करते थे, और तीसरा उनको जो बड़े बड़े जागीरदार थे, यानी कि जागीरदार का 5,000 एकड़ से लेकर के 10,000 एकड़ तक जिसके पास जमीन थी वो जागीरदार माने जाते थे उनको। तो इन 3 में से बाबा साहब जो हैं जब आए ब्रिटेन से, तो बाबा साहब को तो वोटिंग राइट मिल गया क्योंकि बाबा साहब तो पहले ग्रेजुएट थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक बाबा साहब को वोटिंग राइट मिलने से क्या लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न बाबा साहब के सामने था। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि भाई इस देश के हर व्यक्ति को वैध मताधिकार मिलना चाहिए, और यही डिमांड उन्होंने रखी साउथ बोरो कमेटी के सामने। और साउथ बोरो के बाद में फिर ये आप जो है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं 1919 में, जो एडविन मॉन्टेग्यू जो है वो उस समय भारत सरकार का सचिव था। जैसे चीफ सेक्रेटरी आज है तो ब्रिटिशर्स सचिव भेजते थे, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो दोनों की उनकी रिपोर्ट गई, इधर से साउथ बोरो कमेटी की रिपोर्ट गई। तीनों रिपोर्ट जब वहां पहुंचती है ब्रिटेन, तो वहां उन्होंने कहा कि भाई अब जो है हम एक ऐसा लॉ बनाएंगे जिसमें इन लोगों के लिए, स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लिए और जो दलित तबका था उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाएंगे, और ये जो आपकी डेमोक्रेसी है इसकी शुरुआत करेंगे। ये सारा करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जो एविडेंसेस गए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जो जस्ट एज कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम लागू हुआ, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें लिखा गया है कि 10 साल तक इस देश में जो काम होगा, डेमोक्रेसी को जो हम एस्टेब्लिश करेंगे, उसका आकलन करने के लिए जब 10 साल पूरे होने को होंगे इस एक्ट के, तो हम एक कमीशन भेजेंगे। और वो कमीशन जो है वो रॉयल कमीशन के नाम से 1927 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और 1928 में वो भारत उसने विजिट की। उस रॉयल कमीशन में 7 मेंबर थे, 7 में से 3 वहां के मेंबर पार्लियामेंट थे, और सर जॉन साइमन जो है उसके हेड थे। तो यहां जब इंडिया जब वो कमीशन विजिट के लिए आता है तो इसका नाम हो जाता है साइमन कमीशन। रॉयल कमीशन उन्होंने अपनी भाषा में, इधर आया तो उसका साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को, क्योंकि साइमन कमीशन क्या देखने के लिए आता है, वो इस देश के हालात देखने के लिए आता है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको बेनिफिट मिला या नहीं मिला, उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिले या नहीं मिले, इसके लिए व्यवस्था क्या हो, उसके लिए आता है। इधर से गांधी, नेहरू, पटेल, इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि अगर साइमन कमीशन ओरिजिनल चीजें देख के चला गया और उन्होंने रिपोर्ट दे दी तो वहां एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया जाए, और लाला लाजपत राय को आगे किया, लाहौर जाओ और वहां जाकर के एक साइमन कमीशन को बैक और ब्लैक बैजेस लगा के, ब्लैक फ्लैग्स लगा के उसका विरोध किया। अब बाबा साहब को पता था कि साइमन कमीशन आ क्यों रहा है। बाबा साहब के साथ जो है ना उन्होंने सर छोटू राम को लिया, सर छोटू राम और बाबा साहब, और एक अपने बैकवर्ड क्लास के थे रामबख्श जैनीपुरी या रामबख्श यादव, कुछ बिहार से तीसरा नाम, वो तीनों लाहौर पहुंचे और उन्होंने जाकर के साइमन कमीशन का वेलकम किया, और ये एश्योर कराया साइमन कमीशन को कि हम पूरा इंडिया आपको विजिट कराएंगे। और उसी के तहत वो पुरी के मंदिर में उनको ले गए, और पुरी के मंदिर में जब साइमन कमीशन के साथी गए तो उन्होंने क्या किया, बाबा साहब को और इनको तो पीछे कर दिया और साइमन कमीशन को विजिट करा दी। तब साइमन कमीशन को समझाया कि देखो ये हमारे साथ हर जगह होता है, मैं तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इंग्लैंड से यूएसए से शिक्षा लेके आया हूँ, इवन दैट ये मेरे को इस लायक नहीं मानते कि मनुष्य की कैटेगरी में मैं आऊँ। तो यही चीज बाबा साहब दिखाना चाहते थे उनको। तो जब ये साइमन कमीशन ने विजिट किया, उन्होंने जाकर के अपनी रिपोर्ट सौंपी कि ये हालात इस भारत में हैं, इसलिए आप एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। तो इस जस्ट लाइक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को, जो वहाँ का किंग जॉर्ज जो था, किंग जॉर्ज पंचम जो राजा था, उसने उसको इनॉग्रेट किया, और बाबा साहब को उस पर विशेष तौर पे बुलाया गया। जो गांधी और कांग्रेस के लोग थे उनको भी बुलाया गया, लेकिन गांधी और कांग्रेस के लोग वहां नहीं गए। दूसरी राउंड टेबल मीटिंग हुई, उसमें गांधी गया लेकिन चुप बैठा रहा।
तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फाइनली हुई 1932 में, उस समय गांधी ने खड़े होकर के वक्तव्य दिया कि अगर ये ब्रिटिश सरकार भारत में अछूतों को, दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को वो अधिकार देना चाहती है, अगर उनको डेमोक्रेसी में उनका राइट देना चाहती है, तो हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, हम गुलाम ही ठीक है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप इसको निकाल के पढ़िए। 1932 की जो गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें यानी कि वो कहता है कि हमें इनको अधिकार नहीं देना, हम आपकी गुलामी कर लेंगे लेकिन इनको अधिकार हमने नहीं देना। ये सब कुछ होने के बाद बाबा साहब उठते हैं और बाबा साहब ने सारी चीजें रखी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली मान लिया कि जो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ये बात सही है। और फाइनली 10 अगस्त 1932 को वहां ब्रिटिश से ये जो है ना कम्युनल अवार्ड के नाम से डिक्लेयर हुआ। जब कम्युनल अवार्ड की डिक्लेरेशन 17 अगस्त 1932 को सुबह सुबह ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भारत में कांग्रेस के नेताओं को मिली, तो इनके अंदर फिर से सनसनी पैदा हो गई कि कम्युनल अवार्ड घोषित हो चुका है। और इसको रॉयल जो कम्युनल अवार्ड है, क्योंकि ब्रिटिश रॉयल के माध्यम से आया था ये, तो ये कम्युनल अवार्ड जो है यहाँ जब आया तो इसका नाम जो है चाहे रॉयल अवार्ड बोल दीजिए या कम्युनल अवार्ड बोल दीजिए, रॉयल उनकी तरफ से था, कम्युनल अवार्ड इधर हो। इसके लिए जैसे ही 17 अगस्त को पता लगा, गांधी जो है ना पुणे जेल में थे, यरबदा में, वहां उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। और आमरण अनशन शुरू करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये लागू नहीं होने दूंगा। और फाइनली बाबा साहब को मजबूर किया और 24 सितंबर को बाबा साहब को ना चाहते हुए इस पुणे पैक्ट पे साइन करने पड़े। और जो 4 चीजें बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में लेके आए थे, सबसे पहले थी अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार प्रत्येक नागरिक को। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व। तीसरा, डबल वोटिंग राइट, कि हम 2 वोट डालेंगे, एक अपने जनरल कैटेगरी के लिए, एक रिजर्व कैटेगरी। तीसरा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र भी अलग होंगे। तो ये 4 चीजें थी जिसमें एक को मान करके तीनों को खत्म किया गया और उसके बदले रिजर्वेशन दी गई, जिस रिजर्वेशन की हम प्रोडक्ट हैं। देखिए, मैं 100% ये कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि मैं अगर आज प्रोफेसर बना हूँ तो अपनी काबिलियत पर नहीं बना, ये बाबा साहब की रिजर्वेशन पॉलिसी पुणे पैक्ट की, प्लस इस हमारे समाज का 20% पॉपुलेशन हरियाणा, उस पॉलिसी के माध्यम से जितनी पॉपुलेशन जिस स्टेट में होगी उसका रिजर्वेशन उतना ही फिक्स हो जाएगा। 20% में हमारा रिजर्वेशन होता है कि 5 सीटें निकलें तो 1 सीट हमारी। 2006 में 1 सीट, 5 सीटें निकली थी, 1 शेड्यूल कास्ट की निकली, मैं भी अपना सर्टिफिकेट लेके पहुंच गया कि जी मेरे को भी दे दो एक टुकड़ा इसमें से, तो एक हिस्सा मुझे मिल गया और उस हिस्से की वजह से हम प्रोफेसर हैं। अदरवाइज मैं उस टाइम का, अपने टाइम का, दिसंबर 2001 का मैं ऑल इंडिया टॉपर हूँ, JRF अवार्डी हूँ, और इवन दैट LLB LM PhD के अलावा 6 विषयों में मैं PG हूँ, 7वें विषय में एडिशनल अभी PG स्टार्ट है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमें जनरल कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया गया। जो कुछ मिला है वो बाबा साहब, ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो बड़ी, इसके माध्यम से मिला है। और उस टाइम ये दोनों चीजें मिली जिसके लिए बाबा साहब को पता था कि रिजर्वेशन से जो लोग आएंगे वो अगर सही से नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी समाज को। इसलिए बाबा साहब ने सीधा डायरेक्शन दी, जो आप बाबा साहब का 18 मार्च 1956 का आगरा का मैदान, जो रामलीला मैदान में, उसमें जब स्पीच सुनोगे कि पढ़े लिखे व्यक्ति अगर ठीक नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और पढ़े लिखे जो 31 लोग जो बाबा साहब ने भेजे थे लिथिन लिथगो कमेटी के तहत, 15-15 स्टूडेंट्स के 2 बैच, उन्होंने अपना जो है ना सारा अपने लिए काम किया, समाज के लिए नहीं किया। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन हमारा आप उस कैटेगरी में नहीं है, हमारा आप अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सबके लिए नहीं कहा था। तो ये जो हुआ, बाबा साहब को पता था कि ऐसे लोग आएंगे, इसलिए 1 दिसंबर 1944 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश का जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था मिस्टर एटली को एक लेटर लिखा। ये वॉल्यूम 17/3 में आप इस लेटर को देख सकते हैं। वहां बाबा साहब ने जब लेटर लिखा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर नल एंड वाइड द पुणे पैक्ट बिकॉज इट इज नॉट इन फेवर ऑफ माई सोसाइटी। तो ये जवाब में उन्होंने एक पत्र भेजा एटली ने कि डॉक्टर अंबेडकर, ये 2 भारतीय पार्टियों के बीच का कॉन्टैक्ट है,
ब्रिटिशर्स इसमें पार्टी नहीं है, तो इसलिए हम इसको अवैध करार नहीं कर सकते। आपको मौका मिलेगा संविधान सभा में जाकर के आप इस चीज को ठीक करें। अब बाबा साहब को जब संविधान सभा में बाबा साहब को मौका मिला, तो उस संविधान सभा में कैसे पहुंचे, एक बहुत लंबी कहानी है बाबा साहब की, क्योंकि बॉम्बे जनरल से हरा दिए थे बाबा साहब को। जो एक इस देश में हम मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत संविधान के निर्माता है, जोगेंद्रनाथ मंडल जो है, जो दूसरा नाम है, वो पाकिस्तान के संविधान के निर्माता हैं। तो वो जोगेंद्रनाथ मंडल जो बंगाल से थे और नमो शूद्रा समाज से, शेड्यूल कास्ट से थे, वो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बाबा साहब की थी उसके बंगाल के अध्यक्ष थे। उन्होंने बाबा साहब को बुलवाया कि आप यहाँ आइए, क्योंकि पटेल के माध्यम से ब्रिटिश जो राज उस टाइम था, तो पटेल के माध्यम से कांग्रेस वालों ने एक स्टेटमेंट दिलाई थी कि हम देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कैसे संविधान सभा पहुंचेगा, हम इनके लिए खिड़की दरवाजे यहाँ तक रोशनदान तक भी बंद कर देंगे, वेंटिलेटर भी बंद कर देंगे, ये कैसे पहुंचेगा। इसी साजिश के तहत बाबा साहब को बॉम्बे से हराया गया। तो वो वेंटिलेटर खुला जयसुर खुलना बंगाल में, वहां से बाबा साहब आए। और जो डॉक्टर साहब जिस बात की बात कर रहे थे उम्मीदगार शब्द की, ये तलहन जो गांव है इसमें पड़ता है जलंधर के नजदीक, वहां से बुद्ध सिंह नाम का शेड्यूल कास्ट व्यक्ति था, जो 500 सिख युवाओं को लेकर के, रविदास या सिख युवाओं को लेकर के वहां पहुंचा जयसुर खुलना। और वहां के जो नॉमिनेटेड एमएलए जो थे, लेजिस्लेटर, उनको धमकियां दी, अगर तुमने यहां से बाबा साहब को नहीं जिताया ना, तो ये तलवार से तुम्हारा पेट में जो वो कर देंगे। तो ये धमकी उस टाइम की है। तो वो सारा करने के बाद बाबा साहब पहुंचते हैं संविधान सभा, और जो पूना पैक्ट के जिसके चीज को खत्म करने के लिए बाबा साहब पहुंचे थे, शिमला समझौता होता है शिमला में, वहां शिमला समझौते में इस देश के 2 टुकड़े हुए, और ये फाइनली हुआ कि जो हिस्सा इस देश का 50% से ज्यादा हिंदुओं का है वो भारत में रहेगा, और 50% से ज्यादा मुस्लिम है वो पाकिस्तान जाएगा। जयसुर खुलना जिसकी 62% आबादी शेड्यूल कास्ट थी, वो हिस्सा भारत में रहना था, लेकिन चूंकि बाबा साहब वहां से चुन के आ गए थे साजिश के तहत, इन लोगों ने उसको पाकिस्तान को दे दिया। तो पाकिस्तान, बाबा साहब कहाँ के सदस्य हो गए, पाकिस्तान की संविधान सभा के, और ये बाबा साहब नहीं चाहते थे। तो बाबा साहब को रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन करते ही बाबा साहब ने फिर से इटली को लेटर लिखा कि आप जो देना चाह रहे थे वो मैं अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ पहले तो बॉम्बे में साजिश की और फिर जयसुर खुलना में करके, और वो मेरे वाला हिस्सा ही पाकिस्तान को दे दिया। अब मैं बड़ा मजबूर हूं कि अब आगे ये मुझे पहुंचने देंगे, इसके लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वहां से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा नेहरू को, और गांधी जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस टाइम, उनको आया लेटर में लिखा कि अगर आपने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं लिया तो हम इस संविधान सभा को अवैध घोषित कर देंगे, क्योंकि ये उनकी जुरिस्डिक्शन में था। तो एक तो ये भय था कि उनको बाबा साहब को लेना पड़ा। और फिर क्या हुआ, दूसरा एक और कारण इसका रहा, पंडित विजय लक्ष्मी का आपने नाम सुना होगा, शी वाज द गवर्नर एट यूपी एट दैट टाइम, यूपी की गवर्नर थी और नेहरू की कजन सिस्टर थी। उसको नेहरू ने कहा, 2 व्यक्ति और भेजे कि एक डेलीगेशन बनाया कि आप जाइए ब्रिटेन। और उस टाइम जो वर्ल्ड वाइड 4 ही ऐसे शख्स थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी नॉलेज थी। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, दूसरा BN राव थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और तीसरा जो है सबसे ज्यादा गुरु जो जिनको जो मानते थे, प्रोफेसर हेराल्ड लास्की, और उसके बाद में प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स को हम आर्टिकल 14 में पढ़ाते हैं क्लास में जनरली। तो ये गए वहां पे क्योंकि BN राव को ये आना नहीं देना चाहते थे कि ही वाज ब्राह्मण, और वो नेहरू के टक्कर में आ जाता है, इसलिए गांधी उसको नहीं चाहता था, उसको दूर रखा इन्होंने। और मोस्टली फॉरेन एम्बेसडर वगैरह बना के बाहर रखते थे, इसलिए उसको एंट्री इन्होंने फुल्ली नहीं करने दी। इसके बाद जब हेराल्ड लास्की के पास गए तो हेराल्ड लास्की की तबीयत उन दिनों ठीक नहीं थी, क्योंकि 1950 में हेराल्ड लास्की की डेथ हो गई थी। तो इसलिए हेराल्ड लास्की ने मना किया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स के पास गया डेलीगेशन, तो उन्होंने कहा कि आपके आने का मंतव्य बताइए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे आए हैं और कांग्रेस की तरफ से एक आपको ऑफर है कि आप इस देश का संविधान ड्राफ्ट कर दीजिए और हम इसके लिए आपको कुछ पैसा भी देंगे। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि आप यहाँ आए हैं इतनी दूर और मैं ये काम करूंगा, क्योंकि प्रोफेसर जेनिंग्स को श्रीलंका और मलेशिया इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने ही ड्राफ्ट किया था, और 5-6 यूनिवर्सिटीज में वो वाइस चांसलर भी रहे थे।
एक लर्नड पर्सन थे वो। तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि आप करना क्या चाहते हैं, आप इतनी दूर से भारत से मेरे पास आए हैं, जबकि हमारे से ज्यादा स्कॉलर हमारा जो स्टूडेंट है, क्योंकि प्रोफेसर हेराल्ड लास्की के 2 स्टूडेंट थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और आइवर जेनिंग्स, और बाद में आइवर जेनिंग्स का स्टूडेंट भी बाबा साहब अम्बेडकर रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारा स्टूडेंट है लेकिन हमारे से 4 कदम आगे है, और वो आपके भारत में रहता है, आप यहाँ आए हमारे पास, आप जाइए उन्हीं के पास। तो उन्होंने पूछा कि भाई किस नाम बताइए, तो कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जिक्र है ये, आप उनसे जाकर के ये काम करवाइए। ये दोनों मजबूरियां थी। तब जो है ना कांग्रेस वाले ने सोचा कि भाई बाबा साहब को तो आपको एंटर करना ही पड़ेगा। फिर जो वहां पूना से M.R. जयकर जो संविधान सभा के मेंबर थे, और उनको रिक्वेस्ट की कांग्रेस ने, उन्होंने रिजाइन किया, और M.R. जयकर की जगह फिर जो है ना बाबा साहब को एंट्री मिली, तो बाबा साहब आ पाए। और आने के बाद 16 जून 1949 को बाबा साहब ने एक बहुत सुंदर सा अनुच्छेद ड्राफ्ट किया, जिसको आप मानते हैं अनुच्छेद 326। 326 में बाबा साहब ने लिखा कि कोई व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, जिसकी उम्र उस समय 21 साल थी, बाद में 66वां संशोधन हुआ संविधान में 1988 में, जो 29 मार्च 1989 से लागू हुआ, उसके बाद उसकी डेट एज जो बढ़ा के, जो 21 थी 21 से घटा करके 18 की, तो आज आप देखोगे उस आर्टिकल को तो वो 18 साल है। तो जो व्यक्ति देश का नागरिक है, 18 साल की उम्र हो चुकी है, और वो नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, और नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होता है अनुच्छेद 325 से, वोटर लिस्ट बनती है अनुच्छेद 325 से, तो इस देश में वोट देने का अधिकार रखता है। बाबा साहब ने हमें केवल वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, बाबा साहब ने वोट लेने का अधिकार भी दिया, जिसके लिए बाबा साहब ने 2 सुंदर सुंदर अनुच्छेद और ड्राफ्ट किए। अनुच्छेद नंबर 84 84 में लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, जिसकी 25 साल की उम्र हो चुकी है, और जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है संसद, उसकी लोकसभा का मेंबर बन सकता है, या मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है। तो उसके बाद दूसरा जो सुंदर आर्टिकल बाबा साहब ने लिखा इसी कड़ी में, अनुच्छेद नंबर 173, उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, जिसकी उम्र 25 साल हो चुकी है, और जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वो इस देश में किसी भी विधानसभा का सदस्य या विधायक बन सकता है। आज इस देश में 28 स्टेट्स हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके माध्यम से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी, इनकी अपनी विधानसभाएं हैं। तो इनके 28 + 3 31 विधानसभाओं में कहीं भी कोई भी आदमी विधायक का इलेक्शन लड़ सकता है। अब बाबा साहब को ये पता था कि मैं इनको वोटिंग राइट भी दे रहा हूं, और इनको राइट टू बी इलेक्ट दे रहा हूं, वोट देने का भी अधिकार, वोट लेने का भी अधिकार है, लेकिन वोट इनको देगा कौन? क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर खड़े होंगे, आ जाओ रविंदर जी, आओ इधर आ जाओ, वोट इनको देगा कौन? इंडिपेंडेंट लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे, बहुत कम चांस है इंडिपेंडेंट लड़े और जीत पाए। तो इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि इसके लिए भी मैं आपके लिए मुकम्मल इलाज आपको दे रहा हूं। इसलिए बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई थी, और वो जो पार्टी बनी थी वो 1936 में बनी थी, 15 मार्च 1936। 15 मार्च 1936 को, क्योंकि जब पूना पैक्ट साइन हो गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह प्रावधान था कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत पहला इलेक्शन विधानसभा का होगा, पहला इलेक्शन विधानसभा का होगा। तो विधानसभा का पहला इलेक्शन जो है वो 1937 में हुए थे। तो उसके लिए बाबा साहब को एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी, और इस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी। 15 अगस्त 1936 को बाबा साहब ने इसे बनाया, और इसके 17 कैंडिडेट उतारे। बाबा साहब का एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को आप पढ़ सकते हैं। आपने पूना पैक्ट का टेक्स्ट, जो एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ा कि आपने, मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा, सर्कुलेट कर देना उसको। वो 9 पॉइंट का पूना पैक्ट है, और पॉइंट नंबर 2 अति विशेष है उसमें। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है कि इस देश में केंद्र और राज्य विधानसभाओं में जनसंख्या के हिसाब से सीटें आरक्षित होंगी, और वो आरक्षित सीटें, उस पर इलेक्शन कैसे होगा कि जो आरक्षित सीटों के आरक्षित वोटर्स जो हैं, वो लोग पहले
वोटिंग करेंगे और वोटिंग करके 4 लोगों का नाम फाइनल करेंगे, 4 आदमियों का पैनल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना बेसिकली 3 ही पार्टियां थी, बाबा साहब ने जो बनाई थी वो थी कांग्रेस और कम्युनिस्ट। तो ये 4 इसलिए दिया था कि भाई एक एडिशनल है तो चॉइस हो जाएगी कि इन 4 में से पार्टियां टिकट दें उस व्यक्ति को, किसी को भी जो आपका पसंद का हो, और फिर ये जो है आपका इलेक्शन में आएगा। क्योंकि बाबा साहब ये चाहते थे कि मैं जो वोटिंग राइट दे रहा हूं वो अपनी पसंद से एक्सरसाइज करने के लिए दिया है। आज तक देखिए हमने, आप जो बुजुर्ग साथी हैं जो जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली, हो सकता है उन्होंने 8-7 बार ये जो है ना 7 बार वोट डाल लिया हो, 6 बार डाल लिया हो, लेकिन हमने थोड़ा कम डाला है। कभी भी आपने जो वोट डाला है वो अपनी पसंद से डाला है, अपनी पसंद से डाल पाते हो, हर बार अपनी पसंद से डालते हो। ये डाउट है, 100% डाउट है, आई एम श्योर कि आप अपनी पसंद से वोट नहीं डालते। आप तो जो पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा दिए हुए ऑप्शन हैं 15-16 जो आपके बैलेट मशीन में होते हैं, उनमें से एक को टिक कर खाते हो, वो चाहे आपकी पसंद का है या नहीं है, कोई क्रिमिनल है, कैसा है, पार्टियों ने टिकट दे दी, वो पैनल पे आ गया, उस आपकी बैलेट मशीन में आ गया, और उनमें से आपको अगर पसंद नहीं है तो 16वां नंबर दबा दो। मतलब वो भी इन्होंने ही पसंद दी है ना, तो यानी कि हमारी पसंद नहीं है, वो एक मैकेनिज्म की, सिस्टम की पसंद है, इसलिए हम सिस्टम की पसंद से वोट देते हैं। बाबा साहब कहते थे कि आपको अपनी पसंद से वोट देना है, इसलिए बाबा साहब ने पार्टी बनाई, और इस पार्टी में 17 एमएलए के टिकट दिए गए। किससे? कि भाई सारे जो लोग हैं उनसे पूछा गया, पैनल तैयार किया गया, और 17 एमएलए के टिकट दिए गए। 17 में से पहली बारी 13 एमएलए जीते, बॉम्बे स्टेट में 13 जीते, और इससे लोगों को लगा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत कुछ करिश्मा करेगा और ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उस पार्टी को, क्योंकि कम्युनिस्ट ने भी वो को क्या काम करते थे, मजदूरों का, ये पार्टी भी मजदूरों के नाम से थी, इसलिए बाबा साहब को लगा कि एक एम्बिग्विटी हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, एक दुविधा हो जाएगी, एक असमंजस की स्थिति हो जाएगी, एक किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो जाएगी, ये ना हो, इसलिए बाबा साहब ने अपनी इस पार्टी का नाम बदल लिया 19 जुलाई 1942 को नागपुर के अधिवेशन में, और इस पार्टी का नाम लिखा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चुनाव चिन्ह था हाथी, जो 1971 तक बरकरार रहा है आरपीआई के पास। ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब देश आजाद हो गया, और जब पहला आम इलेक्शन इस देश का हुआ लोकसभा का, विधानसभाओं का आम इलेक्शन हुआ था 1937, लोकसभा का आम, क्योंकि वो उस टाइम तक विधानसभा ही, संविधान सभा नहीं थी, संविधान सभा का काम खत्म होने के बाद में इसको 24 जनवरी 1950 को दर्जा दिया गया लोकसभा का और संसद का। उसके बाद पहला जो इलेक्टेड लोकसभा वो आती है, वो 1952 में आती है, कि अक्टूबर 1951 से लेकर के मई 1952 तक इस देश में पहला आम चुनाव होता है। और उस आम चुनाव के लिए 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब नॉर्थ इंडिया में अमृतसर से शुरू करते हैं, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना और आपका पटियाला और महेंद्रगढ़, 5 जगह मीटिंग करते हैं बाबा साहब इन 4 दिन में, क्योंकि लुधियाना और अमृतसर दोनों मीटिंग 28 की ही हुई है, 28 अक्टूबर की। तब बाबा साहब उसमें जो मूवमेंट जो चलाई बाबा साहब ने, उसका रिजल्ट ये रहा कि ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पहले संसदीय चुनाव में ही राष्ट्रीय पार्टी हो गई, जिसका दर्जा राष्ट्रीय पार्टी का 1971 तक बरकरार रहा। और 2000 में, जो मैं बताऊंगा आगे, 2000 में ये स्टेट पार्टी थी, और अब रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जो रजिस्टर्ड पार्टी है वो है, ना स्टेट पार्टी है ना नेशनल पार्टी है। अब ये नेशनल पार्टी जो थी वो क्यों बनी? क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत से वोट दिया। पहले इलेक्शन में 14% वोट आ गया था, और 8% की कैलकुलेशन की जरूरत थी, 14% आते ही ये राष्ट्रीय पार्टी बनी। अब ये जब राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि देश आजाद हो चुका है, और अब किसी एक शेड्यूल के नाम से या एक कास्ट के नाम से पार्टी नहीं चलेगी। तो बाबा साहब ने मीटिंग बुलाई अपने जो पदाधिकारी थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के, 30 सितंबर 1956 को। ये मीटिंग हुई 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली, जो बाबा साहब का ऑफिशियल रेजिडेंस था, वहां मीटिंग हुई। बाबा साहब उसमें डिक्लेयर करते हैं कि अब हम इस पार्टी का नाम बदल करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रखेंगे, आरपीआई, क्योंकि इस देश में अब जाति के नाम से नहीं, अब हम रिपब्लिक हो चुके हैं, तो रिपब्लिक के नाम से इस पार्टी को चलाएंगे।
क्योंकि ऐसा नहीं था कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो थी उसमें बैकवर्ड क्लास भी जीते हैं, उसमें जनरल भी जीते हैं, लेकिन वो नाम बदल के बाबा साहब ने उसका कर दिया 30 सितंबर 1926 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। क्योंकि 56 को जब गया 30 सितंबर 1956 जब बाबा साहब ने ये डिक्लेरेशन की, उसके मात्र 2 महीने और 5 दिन बाद बाबा साहब हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो बाबा साहब के जाने के बाद में इलेक्शन आ गया 1957, जो 57 का इलेक्शन था जो फरवरी से मई तक चला। तो उसमें बाबा साहब ने जो कहा था उसके लिए इलेक्शन कमीशन अर्जी जाती, पेटिशन जाती, और उसके बाद में 6 महीने का टाइम लगता है, चाहे आप नाम रिन्यू करो या पार्टी रजिस्टर कराओ, तो 6 महीने का कम से कम में साल भी लग जाता है। तो अब क्योंकि चूंकि इलेक्शन आ चुका था तो इलेक्शन फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से ही लड़ा गया, और 1 अक्टूबर 1957 को पदाधिकारी दोबारा बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि बाबा साहब के हिसाब से इस पार्टी का नाम रजिस्टर्ड कराना चाहिए, और फाइनली 3 अक्टूबर को प्रपोजल पास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया, और इस पार्टी का नाम हो गया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिसके 21 लोकसभा से सांसद आज तक बन चुके हैं और 8 राज्यसभा के, सबसे पहला राज्यसभा में इनकी तरफ से जो गया आरपीआई की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए राज्यसभा में जब गए, और दूसरे जो है लास्ट जो अब तक गए हैं वो बाबा साहब के पोते, जो सगे पोते हैं प्रकाश राव अंबेडकर, वो 18 सितंबर 1990 से लेकर के 17 सितंबर 1996 तक, और वो गए थे वीपी सिंह की वजह से। वीपी सिंह जो था उसकी वजह से, वीपी सिंह ने कहा था कि बाबा साहब के परिवार को हमने देखना है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक कहानी है, कभी ऑथेंटिकली फिर बताएंगे, घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा उसमें। बेसिकली ये कि वीपी सिंह ठाकुर थे, ये दिखाया गया था। बेसिकली ही वाज शेड्यूल कास्ट। एक मांडी का जो एरिया था, राजा था मांडी का, वहाँ उसके जो लोग काम करने वाले थे वो लेडीज भी थे, तो उनमें से एक को जो है ना वो बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए और मांडी के राजा ने उसको अडॉप्ट कर लिया। और वहाँ रेवेन्यू, देखिए आपको पता है कि 1990 में जब वीपी सिंह 1989 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मांडी के एरिया के आप न्यूज निकाल के देखो, मांडी का रेवेन्यू रिकॉर्ड जल गया था, आग लग गई थी, और मांडी एरिया का रेवेन्यू रिकॉर्ड जल गया, जला नहीं था, वो जलाया गया था, क्योंकि बेसिकली जो चीजें वो आइडेंटिफाई ना हो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इस दर्द से कि बाबा साहब की वजह से मैं बना हूं, बाबा साहब का परिवार कहाँ है, इसलिए प्रकाश अंबेडकर को उन्होंने लोकसभा में नहीं राज्यसभा में लेके आए थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद 98 में जो उनका टर्म जो है ना 96 में खत्म हुआ, तो पहला 12वीं लोकसभा का चुनाव जो है वो हुआ, जिसमें प्रकाश अंबेडकर के साथ 3 साथी और रामदास अठावले, जोगेंद्र कवाड़े, आर.एस. गवई। आर.एस. गवई जो हैं वो उनके बेटे अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, बी.आर. गवई, जो 25 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। रहेंगे तो 6 महीने के लिए, लेकिन वो चीफ जस्टिस शेड्यूल कास्ट, वो गवई साहब के बेटे हैं ये। तो क्योंकि मेरा 98 से पुराना नाता उनके साथ रहा है, 98 में हमारी मुलाकात प्रकाश जी से हुई थी, क्योंकि मैं 98 से और 2001 तक LLB जिस संविधान को जिसके बारे में बातें करते हैं उसको पढ़ने के लिए LLB मैंने की। तो उस टाइम जब मैं इसका आरपीआई का प्रदेश महासचिव होता था, उस टाइम हमने 5 टिकटें बांटी थी, तो 5 में एक हमने उस टाइम भी जिता लिया था कर्णदलाल पलवल से। अब इश्यू ये है कि इसके 21 सांसद लोकसभा में जीते, 8 राज्यसभा में जीते। अब आप कहेंगे सर ठीक है आप लोगों ने सारी चीजें बताई हैं, लेकिन हम हरियाणा में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, हरियाणा के लिए क्या है, हरियाणा स्टेट में क्या है। आप जब देखोगे तो हरियाणा स्टेट महाराष्ट्र के बाद बाबा साहब को सबसे ज्यादा खुश करने वाला जो स्टेट था ना वो हरियाणा था। नाम था पंजाब। 1957 का इलेक्शन जो पंजाब विधानसभा के नाम से हुआ, उस समय शेड्यूल कास्ट, क्योंकि नाम तो इलेक्शन तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से हुआ, नाम बाद में हो गया था आरपीआई। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 5 मेंबर जीते, और जस्टिस गुरनाम सिंह जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो आरपीआई के सहयोग से, गठबंधन से बने थे इस पंजाब में। और उसके बाद उनकी सरकार 1960 में गिर गई। प्रताप सिंह कैरो जब चीफ मिनिस्टर बने पहली बार पंजाब के, तो वो भी आरपीआई के गठबंधन से बने थे। प्यारा राम वगैरह जो है वो मंत्री भी रहे हुए हैं। तो ये गठबंधन आरपीआई का 2 बार हुआ, 2 बार आरपीआई ने सरकार इस पंजाब में दी है। अब उसके बाद जो ये 5 जो एमएलए बने, एक होशियारपुर से था और 4 हमारे हरियाणा से, क्योंकि बाबा साहब के जो 17 में से 13 जीते थे, उसके बाद सबसे बड़ी खुशी बाबा साहब को इस हरियाणा क्षेत्र से हुई थी, क्योंकि एक बार में 4 एमएलए जीते थे।
उसके बाद तो फिर यूपी में भी आ गए, 1962 में 10 आए, फिर उसके बाद में 8 आए, फिर 1 आया, तो फिर तो यूपी में भी 19 MLA आए, 4 MP आए हैं, मौलाना भी आई हमारे। मैं बताता हूँ सिलसिलेवार। 1957 में जब 4 जीते तो जींद जो है वो रिजर्व एरिया था, रिजर्व हल्का था, और जो पहले रिजर्व हल्का था तो